कर स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। आइए, स्वागत है आप सभी का। हम भारत का संविधान पढ़ रहे थे। संविधान के दौरान हम प्रस्तावना पढ़ चुके हैं, अनुसूची पढ़ चुके हैं, जो उनके महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपके सामने जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे वो मैंने आपको लिखवाए थे। फिर भाग 1 के बारे में चर्चा की हमने, कौन सा राज्य कब बना था वो बताया मैंने आपको। आज हम भाग 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं और भाग 3 का एक पोर्शन भी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो भाग 2 और भाग 3 जो है आप सामने आएगा। आज मैंने आपके सामने जो बैकग्राउंड है वो 2 टाइप का रखा है, एक तो ग्रीन रखा है और एक रखा है ब्लैक। आप मुझे बाद में बताना क्लास के अंत में कौन सा बैकग्राउंड आपके हिसाब से ठीक होने वाला है, फिर हम क्लास को उस बैकग्राउंड में शिफ्ट कर देंगे। आप बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ठीक होगा, ठीक है। पर क्लास के अंत में बताना भाई साहब, अभी मत बताना, है ना। गुड इवनिंग आप सभी को और गुड आफ्टरनून आप सभी को। गुड इवनिंग, राम राम आप सभी को, हर हर महादेव आप सभी को। आइए स्वागत करते हैं क्लास के अंदर आपका। देखिए आज हम दोस्तों देखने वाले हैं, ए आसमान बरस तुझे जितना बरसना है, ए आसमान बरस तुझे जितना बरसना है, मैं बाज हूं बाज नहीं आऊंगा, हर मुसीबत को हराकर सबसे ऊपर उड़कर दिखाऊंगा, हर मुसीबत को हराकर सबसे ऊपर उड़कर दिखाऊंगा। देखिएगा आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भाग 2 जो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। भाग 2 देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे जो भाग 2 है हमारा, वो भाग 2 आप सभी जानते हैं नागरिकता किसके, सिटीजनशिप के बारे में उल्लेख किसमें, भाग 2 में उल्लेख है आपके। अच्छा, आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 5 से 11 जो छात्र, अनुच्छेद जो 5 से 11 है वो भाग 2 है, ठीक है। तो भाग 2 पूछूं आपसे, सिटीजनशिप के बारे में उल्लेख है इसके अंदर, आर्टिकल 5 से 11 जो है वो इसके अंदर बोले। वैसे अधिकांश लोग पढ़ते नहीं है इसको, पर फिर भी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर है कि हमें दोस्तों जो सिटीजनशिप मिलती है उसके कितने टाइप होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण कुछ आर्टिकल्स हैं। और CAA जो है ये 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आप जानते हो। ये भाग कब लागू दोस्तों हुआ छापना, अगर मैं पूछूं आपसे जो भाग है आपके वो कब दोस्तों लागू हुआ, लिखिएगा ये भाग जो है वो 26 नवंबर 1949 को, संविधान जिस दिन बनकर पूरा हुआ था उसी दिन ये भाग लागू हो गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाग 2 कब दोस्तों लागू हुआ, आपके भाग 2 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसको पूछूं आपसे कि पूछूं आपसे हमारे यहाँ पर कैसी नागरिकता लिखना, आपके एकल नागरिकता, ये आप जानते हो हमारे यहाँ पर कैसी है, हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब दोस्तों हमारे यहाँ पर भारत की सिटीजनशिप है, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, बिहार की, यहाँ की सिटीजनशिप, एक सिटीजनशिप हमारे पास में, हम इंडियन है, यही हमारी पहचान है, ठीक है। एकल नागरिकता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों ये वाली बात जो है हमने कहां से लिखना, आपके ये वाली जो बात है हमने इंग्लैंड का जो संविधान है इंग्लैंड से ग्रहण की है, ये भी आपको है। इंग्लैंड से हमने इसे ग्रहण किया है, ये भी आपको ध्यान है। ये सारी बातें आप जानते हो, ये सारी बातें मैं लिखा चुका हूं आपको कि भाग 2 संबंधित किससे, अनुच्छेद कौन कौन से इसके अंदर, ये लागू कब हुआ था, हमारी जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। और दोस्तों आपके ये हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। ये 4-5 बातें आप जानते हो। सीमा हैदर को कैसे मिलेगी, चिंता मत कर, मैं जानता हूं तेरा कंसर्न सीमा हैदर की नागरिकता है, चिंता मत कर, आज हम उसे भी सिटीजनशिप दिलवाकर छोड़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछूं आपसे भाग 2 के अंदर आर्टिकल है 5 से आर्टिकल 205 से 11 जो है वो भाग 2 के अंदर है। देखिए एक तो सब महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5 मैं लिखा चुका हूं दोस्तों आपको। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 6 दोस्तों, एक है आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल वो है आर्टिकल नंबर 9 और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 11। 4 आर्टिकल पढ़ने हमको, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 9, आर्टिकल 11, ये आपके सामने, ठीक है। देखिए आर्टिकल 205 आपके लिखना, संविधान के निर्माण में, लिखिएगा संविधान के निर्माण के समय कौन नागरिक था, संविधान के निर्माण के समय जो कौन नागरिक था उसके बारे में उल्लेख जो है वो है आर्टिकल नंबर 5 के अंदर जो है। जब संविधान से लागू हुआ हमारा उस समय कौन भारत का नागरिक था उसके बारे में उल्लेख आर्टिकल 5 के अंदर है। संविधान जब बना हमारा, संविधान जब प्रारंभ हुआ, आपके संविधान जब प्रारंभ हुआ 26 तारीख को, हमारा संविधान के प्रारंभ से
उस समय दोस्तों कौन हमारे यहाँ पर नागरिक था, इसके बारे में उल्लेख जो है वो आर्टिकल 5 में किया गया है, ये आप जानते हो, ठीक है। आर्टिकल 6 अभी लिख लेना, एक बार सुन लो उस समय। आर्टिकल तो 6 पूछूं आपसे, अगर दोस्तों कोई व्यक्ति आपके भारत से चला गया पाकिस्तान, लेकिन दोस्तों वहां गया, उसको लगा कि भाई साहब छोड़ो कोई बात नहीं, अगर दोस्तों कोई व्यक्ति आपके सो वहां से भारत पाकिस्तान से आ गया भारत, तो उसको किस प्रकार से भारत का नागरिक बनाएंगे हम, उसके बारे में उल्लेख आर्टिकल 6 में, ठीक है। पाकिस्तान से लेकिन आपके नल्ला से भारत आए हुए, पाकिस्तान से भारत आए जो व्यक्ति हैं उन्हें किस प्रकार जो है भारत का नागरिक बनाया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख जो है वो आर्टिकल 6 में। पाकिस्तान से भारत आए, तुम्हारी खोपड़ी जहां चल रही है ना, अभी रोक के रखो उसको। पाकिस्तान से भारत आए, आज नहीं दोस्तों, पहले जो आए थे ना, तो पाकिस्तान से जो भारत आए थे आपके, बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, सो भारत अलग हो गया, कुछ लोग सो पाकिस्तान में रह गए थे आपके, वहां से जो भारत में आए लोग आपके, उनके लिए उल्लेख जो है वो आर्टिकल 6 के अंदर किया गया है। तो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के क्या सिटीजनशिप होने वाली है, वो आर्टिकल 6 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। आर्टिकल तो सुनो छापना, अगर दोस्तों कोई सो व्यक्ति आपके, कोई सो भारत का नागरिक है आपके, और वो किसी और देश का सिटीजनशिप ले लेता है वहां की, तो हमारे यहाँ की जो सिटीजनशिप है अपने आप समाप्त हो जाएगी। किसी और देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये बात आर्टिकल 9 में लिखी। लेकिन आपके विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप भारत के नागरिक थे, आपको लगा कि नहीं यार छोड़ो यार, हमें तो बनना है अमेरिका का नागरिक बनना है, मान लो ऐसा बनना है, तो जैसे दोस्तों आप वहां के नागरिक बनोगे, अपने आप दोस्तों भारत के नागरिक नहीं रहोगे आप, समाप्त हो जाएगी आपकी अपने आप जो है, ये आर्टिकल नंबर 9 में। अब तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल पूछूं आपसे, आर्टिकल 11। अगर दोस्तों मान लीजिए कि आपको दोस्तों कोई चेंज करना है इस आपके भाग के अंदर, तो पावर किसके पास होगी? पावर होगी पार्लियामेंट के पास में। ये आपको ध्यान रखना, लिखिएगा, संसद नागरिकता संबंधित विधि निर्माण अधिनियम बनाएगा। संसद जो है इसके पास पावर होगी कि वो समय समय पर आपके सिटीजनशिप जो है इससे संबंधित जो एक्ट है वो बनाता रहेगा आपके। ये पावर किसके पास होगी? पार्लियामेंट। ये बात ध्यान रखना। अगर सवाल से पूछूं आपसे कि भाग 2 में पूछे आपसे पावर सो किसके पास में, पावर होगी पार्लियामेंट। आपने भाग 1 पढ़ा, भाग 1 में मैंने कहा आपसे आर्टिकल 2 में पावर पार्लियामेंट, आर्टिकल 3 में पावर पार्लियामेंट। आपने भाग 2 पढ़ा, उसमें पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। चाहे भाग 1 हो चाहे भाग 2 हो। आगे दोस्तों भाग 3 आने वाला है, उसमें आपके आर्टिकल 33, 34 और 35 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पावर जो होने वाली है वो पार्लियामेंट के पास होने वाली है, साफ साफ वहां पर उल्लेख किया गया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, भाग 1 हो, भाग 2 हो, भाग 3 हो, पावर पार्लियामेंट के पास में होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बार इसको फटाक से लिख लीजिएगा, आर्टिकल 5 से 11 के बारे में उल्लेख कहां पर, लिखिए एक बार। हाँ देखिए, भाग 5 हो गया, भाग 6 हो गया, एक फोन आ गया तो सॉरी है ना उसके लिए। भाग 9 और भाग 11, ठीक है। तो भाग 5 मैंने कहा संविधान जब बना उस समय कौन नागरिक होगा? भाग 5 में, ठीक है। पाकिस्तान से भारत आए, भाग 6 के अंदर। भाग 9 में पूछूं आपसे, किसी ने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली, अपना नागरिक नहीं रहेगा, भाग 9 के अंदर, ठीक है। तो भाग 11 पूछूं आपसे, संसद जो है वो एक्ट बनाने वाला समय समय पर, ये भाग 9 के अंदर लिखा हुआ है, भाग 11 में लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए
ये भाग 5, 6, 9, 11 हो गए। अब देखना दोस्तों आपके लिखिएगा, मैंने कहा आपसे संसद जो है वो बनाएगा अधिनियम, ठीक है। संसद ने बनाया नागरिकता अधिनियम 1955। कौन सा बनाया? सिटीजनशिप एक्ट जो है आपके, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो सो पार्लियामेंट ने बना दिया आपके। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है पार्लियामेंट ने बना दिया 1955 के अंदर सो। और दोस्तों इसमें कहा कि सो जो सिटीजनशिप होगी उसको लेने के 5 तरीके होने वाले, ठीक है। इसमें कहा कि जो भारत की नागरिकता होगी वो 5 तरीके से मिलने वाली है। आपके सारे सवाल के जवाब यहीं पर है, ठीक है। भारत की नागरिकता जो लेना आपके उसको प्राप्त करने के 5 तरीके होंगे। क्या कितने होंगे? 5 तरीके उसको होंगे प्राप्त करने के। कौन कौन से लिखिएगा। फर्स्ट दोस्तों आपके फर्स्ट होने वाला लिखना आपके, फर्स्ट होगा बाई बर्थ। फर्स्ट होगा बाई बर्थ। फर्स्ट होगा बाई बर्थ मतलब आपसे जन्म से नागरिक। आपका जन्म कहां हुआ? सो आपका जन्म हुआ है भारत के अंदर, तो आप जो है बाई बर्थ जो है वो भारत के नागरिक रहने वाले हो। बाई बर्थ आप इंडियन होने वाले हो। ये फर्स्ट तरीका है बाई बर्थ। आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप बाई बर्थ जो है भारत के नागरिक होने वाले हो, इंडियन सिटीजन आप होने वाले हो। ये आपके को पहला पॉइंट हो गया है बाई बर्थ, ठीक है। सेकेंड दोस्तों आपके, सेकेंड दोस्तों पूछूं आपसे, सेकेंड लिखिएगा बाई डिसेंट। बाई डिसेंट ना, बाई डिसेंट वंश परंपरा। वंश परंपरा। आपका जन्म तो भारत के बाहर हुआ है, सो मान लो आपका जन्म कहां हुआ है? सो भारत के बाहर हुआ है, पर दोस्तों आपके माता पिता भारत के नागरिक थे, तो आप वंश परंपरा के अनुसार जो है वो भारत के नागरिक होने वाले हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। देखिएगा आपका खुद का जन्म कहां हुआ? सो खुद का जन्म हुआ है विदेश के अंदर, जन्म हुआ विदेश के अंदर। और आपके माता पिता जो हैं, आपके माता पिता वो हैं भारत के नागरिक, वो हैं भारत के नागरिक, तो भी आप भारत के नागरिक बनने वाले हो। ये बात जो है किसमें? ये है बाई डिसेंट। तो पहला हो गया बाई बर्थ, आपका जन्म तो भारत के अंदर हुआ है, आपके माता पिता यहीं पर रहते हैं आपके, वो यहीं के नागरिक है, तो आप नागरिक होने वाले हो। आप और मैं अधिकांश दोस्तों इसी से नागरिक हैं। आप हो या मैं हूं दोस्तों, अधिकांश जो जनरेशन है वो यही वाला पॉइंट नागरिक है आपके। बाई बर्थ हम क्या है? सिटीजन आपके इंडिया के। आपका जन्म, मेरा जन्म यहीं पर हुआ है, हमारे माता पिता यहीं के नागरिक रहे हुए हैं, तो हम बाई बर्थ क्या है? इंडियन है। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड बाई डिसेंट आपके, आपका सो बाई डिसेंट, बाई डिसेंट ना, सॉरी बाई डिसेंट से पूछूं आपसे, आपका सो आपका जन्म जो है वो मान लो आप में से कुछ लोग जो है उसको बहुत पुराने हो, मान लो आपका जन्म हुआ है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन दोस्तों आपके माता पिता जो हैं वो यहीं के सिटीजन आपके, तो आप भी यहीं के सिटीजन बन सकते हो। ये लिखा हुआ संविधान के, सॉरी ये लिखा हुआ हमारा अधिनियम के अंदर लिखा हुआ है। तो पहला बाई बर्थ हो गया, तो सेकंड बाई डिसेंट हो गया। थर्ड आपके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, देखिएगा थर्ड है बाई रजिस्ट्रेशन। लिखिए सो थर्ड है बाई रजिस्ट्रेशन। ये तुम्हारे लिए बहुत जहर है भाई साहब। बाई रजिस्ट्रेशन लिखना, पंजीकरण। लिखिए सो पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा जो है वो होगा पॉइंट नंबर थर्ड, बाई रजिस्ट्रेशन। मान लो कि आपका सचिन जो है वो सब भारत का नागरिक है, आपका जो सचिन है वो सब लप्पू सा सचिन नहीं, आपका सचिन है, ठीक है। आपका जो सचिन है वो भारत का नागरिक है और उसको प्यार हो गया कि सीमा से उसको प्यार हो गया आपके, जो पाकिस्तान की रहने वाली है। अब सीमा जो है भाग कर आ गई कहां पर? पाकिस्तान से भारत आगे भाग करके अब उसको यहाँ का सिटीजन को बनवाना है यहाँ का, तो बाई रजिस्ट्रेशन जो है बन सकती है। मतलब दोस्तों अगर लड़का भारतीय हो, उसको लड़की जो है विदेशी हो, शादी हुई तो आपस में, तो आपके पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिक बन जाएगी वो। लेकिन दोस्तों उसके लिए पहले उसको 5 साल भारत में रहना पड़ेगा, ये कंडीशन रहने वाली है। तो अगर पूछे आपसे सीमा दोस्तों हैदर अगर तो भारत की नागरिक बनना चाहे तो इससे बन सकती है, 5 साल भारत में रहना होगा तब मिलेगी सिटीजनशिप। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लीजिए यहां पर, लिखना पति भारतीय हो, पति भारतीय हो और जो पत्नी है वो विदेशी हो, पत्नी विदेशी हो, तो 5 साल जो है उसे 5 साल जो है वो भारत में उसको निवास करना होगा, भारत में निवास करना होगा और फिर वो भारत की नागरिक बनने वाली है।
यही वाला पॉइंट आपके सोनिया गांधी राजीव गांधी भारतीय थे, सोनिया गांधी इटली की थी, शादी करके भारत आ गई और 5 साल रही भारत के अंदर और सिटीजनशिप उनको मिल गई। यही वाला तरीका है लिखना आपके एग्जाम्पल सोनिया गांधी, एग्जाम्पल सोनिया गांधी। पति भारतीय हो, पत्नी दोस्तों विदेशी हो, पति भारतीय हो, पत्नी विदेशी हो, कैसे मिलेगी दोस्तों? आ जाएगी पत्नी यहाँ पर भारत में, 5 साल यहाँ पर रहेगी, हम मान लेंगे कि वो भारत का नागरिक बनना चाहती है, हम उसको सिटीजनशिप दे देंगे। ये है बाई रजिस्ट्रेशन। तो पहला पॉइंट हो गया बाई बर्थ, जन्म दोस्तों भारत के अंदर हुआ है। सेकंड पॉइंट बाई डिसेंट, वंश परंपरा है, हमारे माँ बाप यहीं पर नागरिक रहे हैं। थर्ड पॉइंट है बाई रजिस्ट्रेशन, कोई दोस्तों सेकंड देश से आया और देश से आया, यहाँ पर शादी कर ली उसने हमारे साथ में, हमारा जो बच्चा है सचिन के साथ शादी कर ली उसने और फिर दोस्तों यहाँ की नागरिक वो हो गई है, 5 साल में हो जाएगी। ये बाई रजिस्ट्रेशन हो गया। सोनिया गांधी है, अगर सीमा हैदर जी चाहे अगर वो क्लास ले रही हो तो ये तरीका उसके पास में होने वाला है, ठीक है। फोर्थ है, लिखिएगा, फोर्थ है आपके, फोर्थ है देशीकरण, फोर्थ है देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। अब सुनिए दोस्तों, मैंने कहा आपसे भाई जन्म भारत में हो तो बन जाएगा, माता पिता भारत के हो तो बन जाएगा। किसी का जन्म भी भारत में नहीं हुआ तो किसी के माता पिता भारत में नहीं है और किसी का सचिन भी भारत के अंदर नहीं है। सोचिए, किसी का जन्म भी नहीं हुआ, उसके माता पिता यहां पर नहीं है, सचिन भी यहां पर नहीं हो उसका, तो फिर कैसे? अगर दोस्तों कोई विदेशी चाहे भारत का नागरिक बनना तो वो इसके द्वारा बन सकता है आपके। कोई भी विदेशी नागरिक चाहे, फिर लिखना कोई भी विदेशी नागरिक चाहे, कोई भी विदेशी नागरिक चाहे भारत का नागरिक बनना तो इसके द्वारा जो है वो बन सकता है। ये पॉइंट लिखा हुआ है अधिनियम के अंदर, इसे बोलते हैं देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। कोई भी चाहे बनना चाहे वो इसमें बन सकता है। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। और फिफ्थ है आपके एक्विजिशन ऑफ लैंड, लिखना भूमि अर्जन, ठीक है। ये आपके लिए सब बड़ा महत्वपूर्ण लिखना, आपके एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि अर्जन, ठीक है। इंग्लिश लिख लीजिएगा एक्विजिशन, आपके एक्विजिशन लिखना, आपके भूमि अर्जन, आपके एक्विजिशन ऑफ लैंड, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ लैंड जो है ये तरीका 5वां हो गया। मतलब दोस्तों मान लो दोस्तों भविष्य में हमने लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया, मान लो दोस्तों भविष्य में आप और मैं जो है उस लाहौर पर अपना अधिकार कर ले तो जैसे दोस्तों लाहौर दोस्तों भारत का अंग होगा तो हमने भारत का जैसे अंग होने वाला है तो हमने भूमि अर्जन किया। वहां दोस्तों जो आपके नागरिक होंगे वो अपने आप दोस्तों भारत के नागरिक बन जाएंगे। वो भूमि हमारी हो गई तो वहां रहने वाले लोग भी क्या होंगे? भारत के होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर दोस्तों पाकिस्तान चाहे तो हम उसे जो है इस भाग से क्या दे सकते हैं? सिटीजनशिप दे सकते हैं। बस पाकिस्तान अपना होगा जिस दिन, पाकिस्तान वाले भी अपने नागरिक हो जाएंगे। ऐसा अपने पास में पूरा पूरा ऑप्शन है। तो 5 ऑप्शन हमारे पास में सिटीजनशिप के। एक तो है बाई बर्थ, जन्म से नागरिक हो सबके, एक तो बाई बर्थ हो गया है, एक है बाई डिसेंट, वंश परंपरा हो गई है, एक है बाई रजिस्ट्रेशन आपके जिसमें आपके पति भारतीय हो पत्नी से विदेशी हो, ऐसा होने वाला है। एक दोस्तों कौन सा आपके, एक है आपके 4th नंबर है देशीकरण, 4th नंबर हो गया है। और भूमि अर्जन जो है एक्विजिशन ऑफ लैंड जो है, एक्विजिशन ऑफ लैंड जो है ये हमारा 5वां तरीका हो गया है। ये 5 तरीके आपके सामने है। अगर लड़का विदेशी हो तो ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन है। विदेशियों के लिए ये वाला ऑप्शन है आपके, ये लिखा हुआ है ना, ये विदेशियों के। पूरा सुन लिया करो तुम लोग। अगर दोस्तों मैंने कहा विदेशी होगा तो ये वाला ऑप्शन है। अगर दोस्तों लड़की विदेशी हुई, सॉरी लड़की विदेशी हुई, लड़का देशी हुआ हमारा, तो ये वाला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हो गया है। अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो पहला ऑप्शन हो गया है। आपके माता पिता भारतीय, जन्म भारत में नहीं हुआ, सेकंड ऑप्शन आपके पास में है। आपकी जो बहू है वो विदेशी है, थर्ड ऑप्शन है। आप खुद विदेशी हो, फोर्थ ऑप्शन है। आप पाकिस्तान से हो, फिफ्थ ऑप्शन है। ये 5 ही ऑप्शन है, ठीक है। अब समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब देखिए ये 5 तो हो गए तरीके आपके सामने, किसके? सिटीजनशिप के। अब दोस्तों देखना नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 में, 1955 में अभी दोस्तों हाल ही में हुआ है अमेंडमेंट, संशोधन हुआ है 2019 और इसको बोला गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। आपने खूब सुनोगा CAA, खूब दोस्तों चर्चा में था आपके। सिटीजनशिप लिखना, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप संशोधन
अमेंडमेंट लिख लीजिए, अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो आपके सामने है। तो जो आपके 1955 का जो अधिनियम था उसमें ऐसा अमेंडमेंट होता है आपके 2019 के अंदर होता है, इसको बोलते हैं सीए 2019 से। अब सुनना दोस्तों काम की बात, पहली बात तो अधिनियम कब का है, 2019 का अधिनियम आपके अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है। इसके अंदर कौन करेगी, पार्लियामेंट। कौन करेगी, पार्लियामेंट करने वाली है। आर्टिकल 11 में पावर उसके पास उस आपके पार्लियामेंट ने किया। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी उन्होंने अनाउंस किया था सीएए, आप जानते हो खूब दोस्तों विरोध भी हुआ था इसका। अब सुनना दोस्तों, क्या इसका विरोध होना चाहिए था, आप खुद, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, फिर आप बताना मुझे क्या विरोध होना था या भेड़ चाल दोस्तों चल रही है, सबने विरोध किया हम भी विरोध करेंगे, वो सिस्टम चल रहा है। देखना, अगर पूछे आपसे कि ये कब लागू हुआ, लिखना आपके, अगर पूछूं आपसे लागू कब हुआ है, 10 जनवरी 2020 को आपके लागू हो गया था, प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिए, 10 जनवरी 2020 जो है लागू हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है वो लिख रहा हूं मैं आपके सामने, आप मेरे साथ लिख लीजिए, फिर आप खुद बोलना कि ये सही है या गलत है, ठीक है। लिखिए 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, जिनका बाप भारत है, ठीक है, बांग्लादेश, बी फॉर बांग्लादेश और ए फॉर अफगानिस्तान और पी फॉर पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। मैंने कहा आपसे 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आपके पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक, भारत आए अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, जिसमें कौन कौन शामिल है, जिसमें लिखना आपके, जिसमें बौद्ध शामिल, जिसमें हिंदू शामिल है, हिंदू, वहां जो माइनॉरिटी है ना, हिंदू, वहां जैन, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई, ये सारे शामिल होंगे ना, ईसाई। तो मैंने कहा 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है, जिसमें हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी, तो ईसाई हैं आपके, ये सारे तो सब इसमें आ चुके हैं आपके। हिंदू, जैन, जैन तो होंगे नहीं, जैन कोई बात नहीं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी, ईसाई आपके। लिखना आपके, भारत आए अल्पसंख्यकों को, भारत आए अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अवैध प्रवासी जो है, अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और उनके लिए निवास की शर्त, और उनके लिए निवास की शर्त 11 साल की बजाय 11 साल की बजाय 5 साल होगी, 11 साल की बजाय 5 साल होगी। ये लिखा था आपके CAA 2019 जो है, उसमें ये सो लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो बाप, जिनका बाप भारत है आपके, जिनका बाप क्या है, जिनका बाप भारत है आपके, जिनका बाप भारत है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, और उनके निवास की शर्त जो है वो 11 साल के जाए 5 साल होगी। ये लिख कर दिया हमने CAA 2019 में। अब दोस्तों इसका विरोध हुआ, सुनना दोस्तों, विरोध हुआ इसका। अब आप पूछोगे सर विरोध क्यों हुआ, इसमें दोस्तों विरोध हुआ कि जो मुसलमान हैं उनको शामिल नहीं किया गया, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, इसमें मुसलमान को शामिल नहीं किया गया, इसका विरोध हुआ है। अब दोस्तों आप सोचो दोस्तों एक बार कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो तीनों रसगुल्ला इस्लामिक कंट्री हैं, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, यहाँ भी मुसलमान बहुसंख्यक हैं, यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है अफगानिस्तान में, यहाँ दोस्तों इस्लामिक कंट्री है, तो मेजोरिटी किसके, मुसलमान भी है। हमने कहा दोस्तों इन तीनों देशों में जो माइनॉरिटी में होगा, जो तीनों देश हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो यहाँ दोस्तों तीनों देशों में जो माइनॉरिटी में होगा उसको हम मान रहे हैं। यहाँ दोस्तों मुसलमान माइनॉरिटी में है ही नहीं रसगुल्ला, यहाँ दोस्तों माइनॉरिटी के अंदर हिंदू है या सिख है, या ईसाई है,
या दोस्तों आपके पारसी हैं या जैन हैं, ये दोस्तों हिंदू हैं, यहाँ पर आपके ये माइनॉरिटी हैं, तो इनको दोस्तों माना है, ठीक है। तो ये आपको समझा किसी ने, बस विरोध चालू हो गया है ना। तो जो भी माइनॉरिटी इन तीनों देश में होंगी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी होंगे उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा दोस्तों। और अगर वो 5 साल भारत में रहते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक मान लेंगे, ऐसा इसमें लिख दिया है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर 5 साल, अरे सो काउंट करो ना, 2019 का ये एक्ट है, याद करो 19, 18, 17, 16, 15, जब भी तो लिखा है 31 दिसंबर 2014 से पहले, तभी दोस्तों लिखा है कि इससे पहले कोई दोस्तों भारत में आया है, इनमें से कोई भी अगर वो है तो उसे भारत का सिटीजन हम मान लेंगे, कोई अवैध प्रवासी नहीं मानेंगे उसको, वो भारत का सिटीजन होने वाला है। ये था सीएए आपके सामने। इसमें 3 देश शामिल थे और ये माइनॉरिटी शामिल थी इसके अंदर, मुस्लिम शामिल नहीं थे इसमें, क्योंकि मुस्लिम जो है वो इन तीनों देशों में माइनॉरिटी में है ही नहीं है, वो मेजोरिटी में, इसलिए शामिल नहीं थे वहां पर। और उनको बोला गया है कि उन्हें सिटीजन मान लेंगे, ऐसा लिखा गया इसके अंदर। ये था हमारा सीएए, हमारा 2019 का अधिनियम आपके सामने ये था, ठीक है। अब आपके सामने कुछ सवाल आ रहे हैं, देखिएगा, जो आपके संबंधित इससे ही होने वाले हैं। एक सवाल तो ये आपके सामने जो यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखना, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? दोहरी, अब फटाक से बताना, दोहरी, एकल, दोनों या कोई भी नहीं। बताओ आपसे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या दोस्तों आंसर होने वाला है? दोहरी, एकल, उपयुक्त, दोनों या एक से आपके एकल। ऑप्शन नंबर भी एकल होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर भी एकल। आपके सारी क्लास पड़ी हुई है ना मुस्लिम को छोड़कर। हाँ दोस्तों, कारण दोस्तों उसका ये है कि मुस्लिम को छोड़कर, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम वहां माइनॉरिटी में है ही नहीं ना, है ही नहीं दोस्तों, माइनॉरिटी में कुछ माइनॉरिटी में है ही नहीं। जो चीज वहां मेजोरिटी में है वो है ही नहीं, शामिल नहीं है ना। हमने माइनॉरिटी की बात की है तो विरोध नहीं होना चाहिए, पर दोस्तों हम ऐसा मान लेते हैं ना कि वो विरोध कर रहा है, हम भी करेंगे विरोध। आगे दिखाऊंगा आपको, आरक्षण आने वाला है, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो गया है। एक सवाल और है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से ली है? एमपी पीसीएस एग्जाम पूछेगा आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड। यहां दोस्तों दोहरी नागरिकता आप जानते हो, तो ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड से ली हमने इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप जो है ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। नए प्रदेश के सृजन और उसकी सीमा निर्धारित करने का अधिकार सो, मैंने कहा आपसे भाग 1 का अधिकार पार्लियामेंट, भाग 1 का अधिकार किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में, ठीक है। भाग 2 का अधिकार पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट भाग 2 का अधिकार, और तो भाग 3 का अधिकार छापना, ये भी रसगुल्ला पार्लियामेंट। भाग 3 आपके तीनों भाग के अधिकार किसके पास में? संसद के पास में। तो मैंने पूछा नए प्रदेश का क्रिएशन करना है, फॉर्मेशन करना है, उसकी सीमा चेंज करनी है, अधिकार किसके पास होगा? ऑप्शन नंबर 1 पार्लियामेंट जो है उसके पास अधिकार होने वाला है, ठीक है। कावेरी जल विवाद पूछूं आपसे, उसके अंतर्गत पूछा राज्यों सबके, कावेरी जल विवाद पूछूं आपसे, कर्नाटक है, केरल है आपके, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया आपके। ये चारों शामिल है। सो ये मैंने लिखाया हुआ आपको, सो मैंने लिखाया था आपको, याद करो आर्टिकल नंबर 262 में लिखवाया था मैंने आपको। ये 4 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, और ये सवाल उत्तराखंड में यूडीए का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया आपसे। कावेरी जल विवाद जो है संबंधित राज्य 4 थे, ये आपके सामने चारों राज्य, ठीक है। अब दोस्तों लिखिएगा मौलिक अधिकार भाग, दोस्तों भाग जो आपके सामने भाग 3 आ चुका है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो है वो दोस्तों भाग 3 में आपके सामने आ चुका है। सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों, मतलब दोस्तों स्टूडेंट दोस्तों इस भाग को ऐसे पढ़ता है कि जैसे उसको वकील बनना हो, उसको न्यायाधीश बनना हो। भाग 3, गुरुजी 13, 14, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), 16(6), सब कुछ पढ़ा दो भाग 3 में, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाता दोस्तों। इसके बाद में बांके बिहारी लाल की जय, संविधान समाप्त उसका, मौलिक अधिकार पढ़ लिए, रिट जारी कर दी, संविधान समाप्त हो गया उसका। हाँ अब सुनना दोस्तों, मौलिक अधिकार बात करूं आपसे, तो कौन सा भाग सुन, ये भाग हो गया आपके, मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है? भाग 3 लिखिए, हेडिंग लगाइएगा भाग 3, फंडामेंटल राइट भाग 3। इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो? देखिए तो भाग 3 पूछूं आपसे,
अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो भाग 3 में है। आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में जो आर्टिकल है वो भाग 3 के अंदर उल्लेख इनका किया गया, ये आप जानते हो। अगर उसको पूछूं आपसे कहां, तो आपके ये हमने अमेरिका से लिए, ये भी आप जानते हो। कहां से लिए? अमेरिका से लिए, ये आप जानते हो। मूल संविधान में पूछे आपसे, तो मूल संविधान में कितने भाग है लिखना। मूल संविधान के अंदर जो है वो 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 700 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में पूछूं आपसे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हो, वर्तमान में ना, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ये आप जानते हो। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ये आप जानते हो। कौन कौन से वो बात करेंगे, पर मैंने कहा मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट है आपके। अमेरिका से हमने ग्रहण किया इनको। आर्टिकल 112 से 35 जो है इसके बीच में फंडामेंटल राइट जो है इसका उल्लेख होता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि जो एक मौलिक अधिकार से कम हुआ है, पूछे आपसे जो एक मौलिक अधिकार से कम हुआ, लेकिन आपके वो हुआ है 44वां संविधान, 44वां संविधान संशोधन 1978। किससे हुआ है? 44वां संविधान संशोधन 1978 से। इसके द्वारा जो है वो संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है वो दोस्तों वर्तमान में मौलिक अधिकार से नहीं होता के संपत्ति का अधिकार छापना। संपत्ति का अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 301, ठीक है, 800 आर्टिकल नंबर 301 के द्वारा लीगल राइट हो चुका है, विधिक अधिकार हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बेसिक सवाल तो आपके सामने है कि भाग वर्तमान में हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट्स हो। पहले 7 फंडामेंटल राइट से एक हट चुका है। 44 अमेंडमेंट होता है आपके, 1978 आपके अमेंडमेंट होता है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो कब लागू हुआ, 1979 में। सुन लो मेरी बात को। अगर आपसे कभी सवाल उससे पूछे आपसे कि 42, देखो आपने पढ़ा है कि 42 जो अमेंडमेंट पूछूं आपसे ये कब हुआ, 1977। लेकिन उसको पूछे आपसे कि कब लागू हुआ, तो 1977 में हुआ। कब? 76 में। लागू कब हुआ? अगले साल 77 में। पूछा आपसे 44 अमेंडमेंट कब हुआ, 1978 में। लागू कब हुआ, 1979 में। ये कटु सत्य है, ठीक है, ये कटु सत्य है। हमारा हाथ फिसल जाएगा कि 44 अमेंडमेंट 1979। हाँ रसगुल्ला, क्या करें दोस्तों, 42 अमेंडमेंट हुआ कब, 1976 में हुआ था आपके। लागू कब हुआ, अप्लाई कब होता है आपके, वो 1977 में अप्लाई हुआ। 44 में 78 में होता है, 79 में लागू होता है। ये आपको ध्यान है, कभी पूछ ले बाई चांस तो अधिकांश नहीं 99.9% लोग गलत करेंगे कि 44 सवाल आया, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कब लागू हुआ। अगर ये सवाल तो आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर 1 1978, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर बी 1977, ऑप्शन नंबर डी 1979। अधिकांश रसगुल्ला ऑप्शन नंबर 1 ठोक के आएगा और बोलेगा अरे सवाल सर क्या बताऊं आपको, इतना आसान सवाल पूछा था, 44 अमेंडमेंट कब लागू हुआ। बच्चा बच्चा जानता है कि सर 44 अमेंडमेंट जो है 78 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। पर माय डियर रसगुल्ला, आपकी भैंस पानी में जाने वाली है, ये तो गलत आंसर होगा। 44 अमेंडमेंट कब हुआ, 1978 में। 44 अमेंडमेंट कब लागू हुआ, 1979 में। ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर होगा इसका, 1979। एकदम कटु सत्य, आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, पर यही बात है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे पहले 7 थे फंडामेंटल राइट्स, वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट है, ये आप जानते हो। मैंने कहा एक हट चुका है, संपत्ति का जो अधिकार है सो फंडामेंटल राइट नहीं बचा है आपके, वो वर्तमान में आर्टिकल 301 के अंदर जो है लीगल राइट है, ये आप जानते हो। विधिक अधिकार बचा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों बेसिक जानकारी आप सामने। एक सवाल और लिखना, अगर आपसे कभी तो पूछे आपसे पूछे कि संविधान के नोट, कभी आपसे सवाल पूछे कि संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा कहते हैं छात्र, तो संविधान के भाग 3 को
संविधान का मेघना काटा कहते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे कि संविधान के किस भाग को संविधान का मेघना काटा बोलते हैं, वो है भाग 3। महत्वपूर्ण सवाल है, संविधान के किस भाग को संविधान का मेघना काटा कहते हैं छापना, वो है सो भाग 3। मतलब दोस्तों कभी दोस्तों पूछे आपसे मेघना काटा से पूछूं आपसे, इसका मतलब है अधिकार पत्र, ठीक है। इसका मतलब है जो वहां जो सो इंडियन है उनको जो अधिकार मिला है उसका पत्र पूछूं आपसे, वो है भाग 3, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि किस भाग को संविधान का मेघना कार्टा बोलते हैं, वो भाग 3 है। ये बात बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, किस भाग को बोलते हैं। सो भाग 3 जो फंडामेंटल राइट जो भाग है आपके 12 से 35 वाला जो भाग जो है वो संविधान का मेघना कार्टा है, अधिकार पत्र है, ये आपको ध्यान। सो अगर कभी सवाल पूछूं आपसे कि वर्ड है आपके, ये वर्ड सबसे पहली बार इसका प्रयोग जो है सो कहां हुआ, लिखना आपसे लिखना नोट मेघना कार्टा शब्द का प्रयोग, शब्द का उपयोग सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने किया। अगर आपसे सवाल पूछे कि जो मेग्ना कार्टा जो वर्ड है इसका सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ है, 1215, महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। 1215 में सबसे पहले इसका यूज हुआ है। कहां दोस्तों, इंग्लैंड में हुआ। देखो हम अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि फंडामेंटल राइट हमने किस देश से लिए, वो दोस्तों अमेरिका, किससे लिए, अमेरिका से लिए, ठीक है। लेकिन तो सवाल पूछूं आपसे कि जो मैग्ना कार्टा वर्ड है वो दोस्तों सबसे पहली बार कहां यूज हुआ है, वो इंग्लैंड में हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण सवाल है कि किस भाग को बोलते हैं, वो भाग दोस्तों, और इसका पहली बार यूज कब हुआ है वो बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा आपसे वर्तमान में हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट हैं। अगर आपसे पूछे कि 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से, दोस्तों आपके देखना है 6 फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में हमारे पास में। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, ठीक है। तो 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल इसके अंदर है। तो पूछूं आपसे राइट ऑफ इक्वलिटी, पूछे आपसे आर्टिकल 14 से 18, तो आपके सेकंड हो गया है राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 19 से 22 हो गया। आर्टिकल 19 से 22 राइट टू लिबर्टी हो गया। थर्ड हो गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार 400, ये हो गया आर्टिकल नंबर 23 और 24 हो गया है। आर्टिकल 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। आगे दोस्तों आपके आगे हो गया है आर्टिकल नंबर 25 से 28 छात्र, ये हो गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम हो गया आपके आर्टिकल 25 से 28। आपके आर्टिकल 29 और 30 छापना, वो हो गया आपके संस्कृति, कल्चर और एजुकेशन का जो अधिकार है वो आर्टिकल 29, 30 हो गया। और एक हो गया आपके आर्टिकल नंबर 32 जो है वो हो गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट, जो है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, सो आपके ये 5 हो गया है और ये 6 हो गया है। थोड़ा डिजाइन बनवाया है मैंने, ठीक है, आपके लिए थोड़ा डिजाइन बनवाया, बाकी तो सीधा लिख लीजिए आप। फंडामेंटल राइट पहला हो गया समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 हो गया है। सेकंड हो गया है राइट टू लिबर्टी, 19 से 22 हो गया। थर्ड हो गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23, 24 हो गया है। फोर्थ हो गया तो आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फोर्थ हो गया 25 से 28 के बीच में। फिफ्थ हो गया संस्कृति शिक्षा का अधिकार, 29 से 30 के बीच में हो गया है। और नेक्स्ट हो गया अंतिम आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अंतिम हो गया है, आर्टिकल नंबर 32 हो गया। ये आपको ध्यान है। एक दोस्तों आर्टिकल गायब है, देखो गौर से देखना, एक आर्टिकल आपको गायब मिलेगा इसमें से। बताओ कौन सा आर्टिकल गायब हो चुका है, कौन सा आर्टिकल गायब मिल रहा है आपको। देखो इसमें गौर से देखो कौन सा आर्टिकल गायब हो गया है, कौन सा आर्टिकल नहीं है इसमें। अरे देखो रे, कौन सा आर्टिकल नहीं है इसमें, कौन सा आर्टिकल आपको गायब मिल रहा है। देखो फटाक से बताओ मुझे कौन सा आर्टिकल गायब है इसमें से।
देखो गौर से, ये भाग फर्स्ट, टू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स है। कौन सा भाग, कौन सा आर्टिकल गायब है? सिलेक्शन हो गया मेरा, बड़ी अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट आपको। बताओ कौन सा आर्टिकल गायब है? आर्टिकल 31 दोस्तों लिखना। आर्टिकल 31 कहाँ है? देखो आर्टिकल 29, 30 और 32 है। 31 गायब हो गया, 31 गायब। संपत्ति का अधिकार था ना, अभी लिखाऊंगा आगे। संपत्ति का जो अधिकार गायब हो गया, वो बचा ही नहीं है, तो यहां लिखा नहीं मैंने, तो वो गायब हो गया। ठीक है, ये 6 आर्टिकल आपके सामने है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम है, संस्कृति शिक्षा है, संवैधानिक उपचार है। ये 6 आपके सामने लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, अब लिखिएगा नोट। अरे ब्लैक क्यों नहीं है? अब लिखिए दोस्तों नोट। अब लिखिएगा नोट, बड़ा महत्वपूर्ण नोट है, लगा लो। 2000 रुपये का दोस्तों नोट लेना। ये है 2000 रुपये का नोट। कितने का है? 2000 रुपये का नोट आपके सामने। कुछ सवाल मैं लिखवा रहा हूं आपको, जो फंडामेंटल राइट में से निश्चित आपसे पूछता है। आर्टिकल 14 क्या लिखा हुआ है, 15 आपके, ये सब आप जानते हो दोस्तों। मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे सवाल जो आप छोड़ देते हो, बारीक सवाल होते हैं, परीक्षा वाला पूछता है, मैं सबसे पहले उन्हीं को लिखवा रहा हूं। ठीक है, लिखिए फर्स्ट पॉइंट से आपके लिखना। फर्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध, लिखना, व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए। अगर कभी आपसे सवाल पूछे कि फंडामेंटल राइट पूछूं आपसे, वो सब किसके विरुद्ध है आपके? सो राज्य के विरुद्ध जो है वो प्रदान किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब दोस्तों, मैं दोस्तों एक आर्टिकल बोल रहा हूं आपके सामने, देखना कि राज्य भारत के किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश, मूल स्थान और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। ये वर्ड दोस्तों आपको फंडामेंटल राइट में खूब दोस्तों मिलने वाले नाम का है। राज्य नहीं करेगा। ठीक है, राज्य यह काम नहीं करेगा, ऐसा खूब मिलेगा आपको कि राज्य यह काम नहीं करेगा। ठीक है, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी को भी इस काम से नहीं रोकेगा, राज्य ये काम नहीं, राज्य किसी व्यक्ति को भी, किसी नागरिक को भी यहां घूमने से मना नहीं करेगा। तो राज्य नहीं करेगा जो वर्ड है आपके, वो दोस्तों हम फंडामेंटल लिखा हुआ है। सवाल कभी पूछ ले आपसे कि फंडामेंटल राइट जो है वो ऑप्शन में मिल सकता है आपके, मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यों के विरुद्ध जो है वो प्रदान जो है व्यक्तियों को, इसमें नागरिक भी आने वाले, व्यक्ति भी आने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे सो खूब पूछता है सो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स केवल भारत के इंडियंस को मिले हुए हैं, वो आपसे पूछ लेगा। लिखना आपके, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना आपके, लिखना आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये ध्यान ना, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए। ठीक है, केवल इंडियन सिटीजनशिप जो आपके भारतीय जो नागरिक हैं इन्हें प्रदान किए, भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आगे आएंगे सब आर्टिकल जो है 15, 16, 19, 29, 30। तो केवल और केवल विदेशी को नहीं मिलेंगे। अभी दोस्तों सीमा हैदर को नहीं मिलेंगे आर्टिकल, हमारे लप्पू सचिन को मिलेंगे आर्टिकल। ठीक है, हमारा सचिन दोस्तों उसको मिलेंगे आर्टिकल, पर सीमा को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 जो है, अगर सवाल से पूछूं आपसे कि ये केस केवल और केवल जो है भारतीय नागरिक जो है उनको प्रदान किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना,
फंडामेंटल राइट प्रवर्तनीय हैं। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको लिखवाया हुआ है 50 बार, फंडामेंटल राइट जो है वो सब प्रवर्तनीय है, एनफोर्स प्रवर्तनीय है। मतलब दोस्तों अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 से आप हाई कोर्ट जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको गारंटी देंगे कि आपके फंडामेंटल राइट जो हैं उसको आपको वापस दिलवाया जाए। एनफोर्स कर सकते हो आप इनको। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, और दोस्तों आपके कौन सा भाग आपके, और सो प्रस्तावना एनफोर्स नहीं कर पाओगे, प्रवर्तनीय नहीं होने वाली है। सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि सो फंडामेंटल राइट जो है उसको क्या है, वह एनफोर्समेंट है उनका, प्रवर्तनीय वो है। मतलब अगर उल्लंघन होता है तो आपके, अगर उल्लंघन हुआ तो आपके आर्टिकल 32 आपके पास में होगा, और आर्टिकल 226 जो है वो आपके पास होने वाला है। 32 से आप सुप्रीम कोर्ट और 226 से आप हाई कोर्ट पहुंच जाओगे, ये आपके पास में शक्ति है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके सामने यहां पर है। एक पॉइंट और लिख लो, सो बारीक पॉइंट है, लिख लीजिए। फिर भी एक पॉइंट और लिखिएगा, लिखिए, राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रीय आपात के समय, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है। मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है। स्विच कर दो एक बार, यही दिखाओ जो मैं लिख रहा हूं। राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है, संभव है, लेकिन आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 और 21, लेकिन आर्टिकल अनुच्छेद 20 और 21 इसके अपवाद हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे सो कौन से 2 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिनका निलंबन, जिनका सस्पेंशन नहीं होगा, वो है दोस्तों आर्टिकल 20 और 21। मुझे दिखाओ भाई आर्टिकल से पूछूं आपसे कौन से 2 ऐसे आर्टिकल जिनका निलंबन नहीं होगा, वो है आर्टिकल 20 और 21। ये आपको ध्यान है, महत्वपूर्ण सवाल। मैंने पहले ही कह दिया, आपसे नोट लगा लो। मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए। सेकंड पॉइंट, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जो है उसको केवल और केवल इंडियंस को प्राप्त प्रदान किए गए हैं। फंडामेंटल राइट एनफोर्स कर सकते हो, प्रवर्तनीय होंगे आपके। और राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है संभव है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो इसके अपवाद है। ठीक है, वो उसका है, वो इसके अपवाद है। ये आपको आर्टिकल 20 और 21 निलंबन नहीं होगा, उनका सस्पेंशन नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, ये रहने वाले दोनों के दोनों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट जो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, जो कि दोस्तों आपके संविधान की दृष्टि से, फंडामेंटल राइट की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब लिखिए आर्टिकल 14 पर आने से पहले तो आपके आर्टिकल 13 जो है उसके बारे में लिख लेते हैं हम। आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 में क्या, आर्टिकल 12 में लिखा हुआ राज्य की परिभाषा, कि राज्य में कौन कौन शामिल होगा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है वो आर्टिकल नंबर 12 आपके डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। मतलब पार्लियामेंट राज्य में आएगी, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ जो विधानसभा है, जो विधान परिषद है वो राज्य में आएंगे। जो हमारे पीएसयू जो है आपके, जैसे आपके ओएनजीसी है, बीएचईएल है, वो राज्य में आएंगे। बीसीसीआई राज्य नहीं है। ये सवाल एक बार पूछा गया एग्जाम में, यूपी से एग्जाम पूछा गया आपके, क्या दोस्तों बीसीसीआई जो है वो राज्य है? तो बीसीसीआई राज्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीसीसीआई दोस्तों आपके जो हमारा आईपीएल जो करवाती है आपके, वो राज्य नहीं है, वो स्टेट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा गया है क्या बीसीसीआई राज्य है, तो नहीं है, बीसीसीआई राज्य है, ये आपको ध्यान है। बाकी दोस्तों हमारे पीएसयू है, हमारी पार्लियामेंट है, हमारी विधानसभा सबके, हमारे मुख्यमंत्री साहब है, राज्यपाल, सब राज्य के अंदर आएंगे, सब स्टेट में आने वाले हैं। भेल है, ओएनजीसी है, जो भारत कंपनी है, जो कंपनी हमारी पीएसयू है, वो सारी इसके अंदर आने वाली। ठीक है, आर्टिकल 13 मैं आपको बोल चुका हूं दोस्तों इसके बारे में। आर्टिकल 13 छापना सो, आर्टिकल 13 मैंने कहा कि क्या संसद के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट जो है उसका, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। संसद जिस भी भाग में चाहे वो संशोधन कर सकती है, उसके पास में पावर है। ऐसी पावर उसको केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी। लेकिन दोस्तों अगर दोस्तों संसद, अगर दोस्तों आपके
पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा कानून बनाएगी कि वो कानून फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा, तो संविधान तो सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, उस कानून को शून्य कर देगा। ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास में है। सुन रहे हो? लिखिएगा, लिखना। अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून से मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय उस कानून या विधि को शून्य कर सकती है, कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट ने बना दिया जिससे दोस्तों आपके और मेरे जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है उस कानून को शून्य कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर 13 में लिखा हुआ है। इसे बोलते हैं जुडिशरी रिव्यू। लिखना आपके, इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। लिखिएगा, इसे बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति। इसे बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब दोस्तों, जुडिशरी चाहे तो उसका रिव्यू कर सकती है, यह है न्यायिक पुनरावलोकन। अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन आपके सामने है आपके कि जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू शब्द भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल नंबर 12 में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 14 में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 32 में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 13 में लिखा हुआ है। बताइए, सवाल आपके सामने है, जुडिशियल रिव्यू शब्द पूछूं आपसे, संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 12, 14, 32, 13, 4 आर्टिकल आपके सामने। ठीक है, बताओ। हाँ, जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल है ना जो हमारा, उसको हम राज्य में नहीं मानेंगे। ठीक है, बताओ, जल्दी बताओ, फटाक से छापा करो, गोली की तरह बताया करो यार तुम लोग। बताओ, जुडिशियल रिव्यू शब्द कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ठीक है, आर्टिकल 12, 14, 32, 13। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि इस कैमरे में से तुमको निकालूं बाहर और फिर तुम्हें ठोकूं। माय डियर रसूलुल्लाह, ये वर्ड आर्टिकल 13 में नहीं लिखा हुआ है। इस वर्ड का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है, लिख लो। ये वर्ड हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा है दोस्तों, ये अगर दोस्तों ये वर्ड लिखा होता तो मैं यहां लिख देता ना इस वर्ड को। ये वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा दोस्तों, इसे ही बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसे ही कहते हैं हम। ये वर्ड कहीं सुनिए, इस पावर को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इसे कहते हैं। ये वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लिख लीजिए। पूछू दोस्तों आपसे, देखना ये शब्द जो है, इस शब्द का उल्लेख नहीं है। इस शब्द का उल्लेख क्या है? नहीं है। और सो ये जो पूछे आपसे, ये कहां से आपके, ये सो अमेरिका के संविधान से, अमेरिका से हमने ग्रहण किया है, वहां से लिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूएसए से लिया है हमने, जुडिशियल रिव्यू जो है वहां का कंसेप्ट है, वहां से लिया है। शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 13 आपके सामने ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 14। मैंने कहा समानता का अधिकार आपके सामने, समानता का अधिकार आपके सामने, राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो है, ये तो हमारे सामने समानता वाले जो आर्टिकल है वो आपके 5 आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 आर्टिकल सामने।
पहला नंबर लिखिएगा आर्टिकल नंबर 1400, पहला आर्टिकल है, समझ लो पहले इसको, समझ लो। अधिकांश को समझ नहीं आता है, अधिकांश को नहीं आता, सुन लो। मैंने कहा आर्टिकल 1400, इसमें दो बातें लिखी हुई हैं। एक तो है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। एक लिखा हुआ है विधि का समान संरक्षण आपके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो वर्ड लिखे हुए हैं इसमें, एक तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सो एक है आपके इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या है? एक तो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल जो 14 जो है इसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता और सो आपके विधि के समान संरक्षण, आपके इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो वर्ड इसमें लिखे हुए हैं। अगर तो पूछूं आपसे, लिखना आर्टिकल 14 जो पूछे आपसे विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ पूछूं आपसे कि रूल ऑफ लॉ जो है कौन से आर्टिकल में, उस आर्टिकल नंबर 14 उसमें यहां पर लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ। कानून जो है आपके, संविधान जो है वो सर्वोच्च होने वाला है, सबके ऊपर होने वाला है, ये आर्टिकल नंबर 14 में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है विधि के समक्ष समानता, से पहला पॉइंट हो गया। मतलब दोस्तों कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, ये है पहला पॉइंट का मतलब। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के समक्ष हर कोई इक्वल होने वाला है, ये दोस्तों आपके पहला पॉइंट है। कहां से? सो ये लिया सो इंग्लैंड से, सो ये लिया हमने इंग्लैंड से। इसका सो मतलब आपके, इसका मतलब है कि कानून के समक्ष, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। आप, मैं, सभी जो हैं वो समान होंगे, कोई भी भेदभाव कानून नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष आप हो या मैं हूं, सभी समान होने वाले हैं, ये बात जो है वो आर्टिकल नंबर 14 में लिखी हुई है, ठीक है। अब दोस्तों सोचिएगा, ये सेकंड पार्ट जो है ये क्यों लिया? जब फर्स्ट पार्ट था सब कुछ ठीक ठाक था, तो फर्स्ट पार्ट के अलावा सेकंड पार्ट क्यों लेकर आए? सो ये है कहां का? ये है यूएसए का। सो ये है यूएसए का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण है। समान परिस्थिति में सभी के साथ में समान व्यवहार होगा, लेकिन दोस्तों असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार भी हो सकता है। लिख लो, समान परिस्थिति में, समान परिस्थिति में, एक फोटो दिखाऊंगा आपको, समान परिस्थिति में समान व्यवहार, कंडीशन सेम है, सभी के साथ में समान व्यवहार होगा। लेकिन दोस्तों, लेकिन असमान परिस्थिति है, कंडीशन सेम नहीं है, असमान परिस्थिति है, तो असमान व्यवहार भी होगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई सभी समान है ना। अगर दोस्तों कंडीशन समान नहीं है, इक्वल नहीं है, तो असमान व्यवहार भी होगा। समान परिस्थिति में समान व्यवहार होगा, असमान के अंदर असमान व्यवहार होगा। इसको दोस्तों लेकर आए हम। पहले ये था हमारे पास में सभी समान होंगे, फिर दोस्तों हमने खोपड़ी लगाई कि सभी समान होंगे, फंस जाएंगे इसके अंदर। हमने कहा समान परिस्थिति में सभी समान होंगे, इक्वल कंडीशन है सब इक्वल होंगे। अगर कंडीशन इक्वल नहीं है तो आपके सभी इक्वल नहीं होंगे। एक फोटो दिखा रहा हूं, अगर वो समझ गए तो आर्टिकल 14 आपकी मुट्ठी में होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले फोटो देखिएगा। अब आप मुझे बताओ, दो कंडीशन आपके सामने से यहां पर है, दो कंडीशन है, देखना। एक दोस्तों ये वाली कंडीशन आपको दिख रही होगी, एक कंडीशन ये वाली है, और एक कंडीशन ये वाली है, यहां पर है। आप तो मुझे केवल दोस्तों इतना बताओ कि इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं EBL, क्या बोलते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं EPL, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ EBL, ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ EPL। आपको केवल इतना बताना है मुझे कि इनमें से कौन सा EBL है और कौन सा EPL है। देखो दो कंडीशन आपके सामने, देख लो, पहले कंडीशन देख लीजिए। दो कंडीशन दिख रही होंगी, ये बीच की लाइन है, ये बीच की लाइन है। एक कंडीशन यहां पर है, एक कंडीशन यहां पर है। मैंने कहा दोस्तों आपसे कि इसमें से कौन सी इंग्लैंड से ली है और कौन सी हमने अमेरिका से ली है, कौन सी इसमें EBL है, कौन सी इसमें EPL है। दो कंडीशन आपके सामने है, सोचिए, दिमाग लगाइएगा और मुझे बताइएगा। ये कंडीशन A है और ये कंडीशन B है।
दो कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रही है, कौन सी ईबीएल और कौन सी ईपीएल है, बताओ सोच के। नहीं देखते हैं कौन दिमाग लगाएगा इसके अंदर। ये फोटो तो सब बड़ी महत्वपूर्ण फोटो है आपके सामने दिखाई दे रही, जो आपके दिमाग लगाओ, बताओ मुझे कौन सी इसमें से ईबीएल है, कौन सी इसमें से ईपीएल है। दिमाग लगाओ, कौन सी ईपीएल है और कौन सी ईबीएल है, बताओ बताओ बताओ। आगे आरक्षण आने वाला है, वो आपको इसी में क्लियर होने वाला है। आरक्षण अगर आज समझ में आ गया ना, आरक्षण समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो देखिए, मैंने कहा कि कानून के समक्ष जो है, सो मैंने कहा आपसे जो कानून है इसके समक्ष सभी समान होंगे, सभी समान होंगे। यहां देखिए गौर से, देखो यहां दोस्तों, ये बड़ी लड़की या बड़ा लड़का कुछ भी सो मान लीजिए, ये बड़ा लड़का हो गया, ये छोटी बच्चियों को सो, और ये व्हील चेयर के ऊपर दिव्यांग हो गया, ठीक है। इसके पास में भी एक दोस्तों हमने दिया है खड़ा होने के लिए, सो इसको भी हमने एक स्टूल दे दिया है, इसको भी सो स्टूल दिया, तीनों का स्टूल बराबर है, तीनों का स्टूल बराबर है। इसे बोलते हैं ईबीएल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी के साथ में, चाहे चाहे तो रसगुल्ला हो हमारा, चाहे छोटी रसगुल्ली हो हमारी, चाहे तो दिव्यांग हो, कुछ कोई भी हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सभी समान होने वाले हैं। ये दोस्तों आपके ईबीएल। लेकिन दोस्तों से एक बात बताओ, सो अगर मैं पूछूं आपसे कि ये दोस्तों जो बच्चा है आपके, क्या दोस्तों ये उस पार देख पाएगा, क्या दोस्तों उस पार देख पाएगा, ये जो खेल रहे हैं इसको देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो यहां तो देखना आपके, यहां देखना, इसको हमने स्टूल दिया ही नहीं इसको दोस्तों स्टूल नहीं दिया, ये देख पा रहा सामने, इसको हमने डबल स्टूल दे दिया, इसको हमने स्टूल डबल दिया, छोटी बच्ची है आराम देख पा रही है। इसको दोस्तों हमने पहले वो दिया है, छड़ने के लिए दिया आपके, और फिर दोस्तों इसको वहां पहुंचा दिया। अब ये तीनों देख पा रहे हैं, ये तीनों देख पा रहे हैं, ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या है ये, सो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोस्तों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भेजे में गई आपको बात को, समान परिस्थिति में समान व्यवहार होगा दोस्तों आपके। अगर दोस्तों ये तीनों आपके लड़के होते तो समान परिस्थिति होती, समान व्यवहार होता, तब दोस्तों आपके स्टूल नहीं देते हम। अगर तीनों सेम होते तो कोई दिक्कत वजह से तीनों देखते आराम से, तीनों सेम नहीं है, कंडीशन तो सेम नहीं है, समान परिस्थिति में समान व्यवहार। असमान परिस्थिति अगर है, असमान परिस्थिति है आपके, तो व्यवहार भी असमान होगा। यही दोस्तों आरक्षण आगे बनने वाला है। अगर ये समझ गए ना आप दोस्तों मेरी बात को, कि क्या तो इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सो और क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, परिस्थिति समान होंगे, सभी समान होंगे, ये ठीक बात है। परिस्थिति समान होंगी तो व्यवहार समान होगा, लेकिन जब परिस्थिति समान नहीं होंगी तो व्यवहार समान नहीं होने वाला। ये आपके सामने एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको, देखना एग्जाम्पल। दोस्तों आपका एग्जाम है एसएससी सीपीओ का, सो मान लेते हैं आपका जो एग्जाम है आपके सीपीओ का, सो जीडी का, एसआई का, कुछ भी दोस्तों मान लो जिसमें फिजिकल होता है, ठीक है, जिसमें पीईटी होता है, फिजिकल टेस्ट आपका होता है आपके। अब तो देखना, देखिए दोस्तों आपके, ये दोस्तों ये तो हो गया मेल और ये हो गई फीमेल। मेल को 10 किलोमीटर दौड़ना है 20 मिनट में, फीमेल को 10 किलोमीटर दौड़ना है 40 मिनट में। होता है दोस्तों आपके हर बार ऐसा होता है आपके कि जो मेल है आपके, उसकी जो है आपके जो समय होता है वो कम होता है, फीमेल का समय अधिक होता है। आप बोलोगे सर ये तो भेदभाव हो गया, संविधान का उल्लंघन हो गया है, कि संविधान में लिखा हुआ है सभी समान होंगे, तो मेल को भी उतना ही दो, फीमेल को भी उतना दो। ऐसा आप नहीं बोल सकते। समान परिस्थिति में समान, सो आपके दो मेल हैं तो दोनों को 10 मिनट मिलेंगी। समान परिस्थिति में समान व्यवहार होगा। एक मेल सो एक फीमेल आपके, ये हो गई असमान परिस्थिति आपके, तो व्यवहार भी असमान होगा। इसी दोस्तों आर्टिकल के आधार पे आपके साथ में जो फिजिकल दोस्तों आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें भेदभाव होता है। सो यही आर्टिकल है। अब तो समझ में आ चुका होगा आपके सामने। सो महिला और पुरुष जो है सो उनको आपके जो टाइम होता है उसमें अंतर जो होता है वो कारण सो आर्टिकल 14 आपके सामने, ठीक है। आगे देखिएगा आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 215 आपके सामने। आर्टिकल 215 में पहला पॉइंट, आर्टिकल 215 छात्रों से ये आपके शैक्षणिक संस्थान ना, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं
उनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 15। ठीक है, तो आर्टिकल 15 पूछूं आपसे, जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनसे संबंधित है, उसको केवल भारतीय, सो केवल क्या, सो केवल भारतीय जो है उन्हें ये आर्टिकल प्रदान किया। ठीक है, केवल दोस्तों भारतीय जो है उन्हें ये आर्टिकल प्रदान किया हमने, केवल भारतीय, उनके लिए आर्टिकल उसको दिया गया आपके आर्टिकल 15। शैक्षणिक संस्थान जो है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, उसमें दोस्तों एडमिशन जो होता है उससे संबंधित प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 15 में लिखे हुए हैं। आर्टिकल 15(1) दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ना, आर्टिकल 15(1) लिखिएगा। देखना, राज्य, देखो लिखे, राज्य, राज्य नागरिकों के साथ, व्यक्ति नहीं, नागरिकों के साथ धर्म, जाति, धर्म जाति वंश, धर्म जाति वंश, लिंग और जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार लिखे हुए हैं आर्टिकल 15(1) में, बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। पूछे आपसे आर्टिकल 115(1) आपके राज्य नागरिकों के साथ में, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 15 केवल और केवल इंडियंस के लिए। ठीक है, राज्य सिटीजन्स के साथ में धर्म, रिलीजियस, रिलीजियस, कास्ट जाति, वंश रेस, वंश रेस, वंश रेस, रिलीजियस, कास्ट, रेस, लिंग सेक्स, लिंग सेक्स, जन्म स्थान बर्थ प्लेस, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव आपसे नहीं होगा। रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस हो, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव आपसे नहीं होगा। जब दोस्तों आप फॉर्म भरते हो, देखना सो आपने सो बीए का फॉर्म भरा आपने, तो उसमें ये 5 चीजें वो आपसे मांगता है कि आपका रिलीजियस कौन सा है, हिंदू हो या कोई और धर्म है आपका, सो आपका रेस कौन सा है, आप इंडियन हो या नहीं हो। देखना दोस्तों, आप रेस कौन सा है आपका, कभी आपने सोचा नहीं कि ये 5 ही क्यों मांगता है। यहां लिखा हुआ है आपका रिलीजियस कौन सा है, आप कौन से धर्म से हो, आपकी रेस कौन सी, आप इंडियंस हो या सो बाहर के हो, आपका सेक्स कौन सा है, मेल हो या फीमेल, आपके या ट्रांसजेंडर हो, आपका कास्ट कौन सी है, आपकी जाति कौन सी है, और आपका बर्थ प्लेस कौन सा है। 5 चीजें आपसे मांगता है वहां पर। देखना कभी दोस्तों, आप कोई भी आप फॉर्म भर देना, बीए का, बीएससी का, दोस्तों कोई भी आप एडमिशन फॉर्म भरना, उसमें 5 चीजें आपसे मांगेगा। आपका रिलीजन कौन सा है, आपकी रेस कौन सी है, आपकी कास्ट कौन सी है, आपका सेक्स कौन सा है, आपका बर्थ प्लेस कौन सा है। ये 5 चीज आपसे मांगने वाला है। इनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये साफ साफ आर्टिकल 15(1) के अंदर लिखा हुआ है। अब दोस्तों समस्या दोस्तों ये आ गई, लिख तो दिया पर दोस्तों फिर लगा कि यार भेदभाव तो होगा कहीं ना कहीं, तो दोस्तों इसके अपवाद दोस्तों आगे लिख दिए आर्टिकल 15(3). देखिएगा, इसका दोस्तों अपवाद है आर्टिकल 15(3). राज्य भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान जो है वो कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। आप बोलोगे सर महिला सेक्स का दर्द हो गया, नहीं दोस्तों, लिख कर दिया संविधान ने कि 15(1) का अपवाद 15(3) है, 15(4), 15(5), 15(6) दोस्तों इसके अपवाद हैं। तो राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह आर्टिकल 15(3) में लिखा हुआ है। आर्टिकल 15(4) इसमें लिखा हुआ है कि एससी तो एसटी, जो आपके एससी और एसटी हैं उनके लिए, जो आपके उनके लिए भी जो है वो विशेष प्रावधान हो सकते हैं। आर्टिकल 15(4) में लिखा हुआ है। आर्टिकल 15(6) दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण। आपके देखो 15(3) याद करना है आपको, राज्य महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। राज्य घरेलू हिंसा अधिनियम, देखिए घरेलू हिंसा, कभी आपसे पूछे दोस्तों घरेलू जो हिंसा अधिनियम है वो किस दोस्तों अनुच्छेद, आपके घरेलू हिंसा रोकथाम, तो घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम पूछूं आपसे, रोकथाम अधिनियम जो है 2005, कौन सा आर्टिकल है,
वो आर्टिकल 15(3) है। राज्य महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ये आर्टिकल 15(3) में लिखा हुआ है। नहीं करेगा पर अपवाद भी तो है ना, नहीं करेगा पर अपवाद भी तो है, ठीक है। 15(3) आपके सामने, ठीक है। आगे देखिए 15(4), आगे देखिए 15(4), 15(4), 15(5) और 15(6), नोट लिखना 15(6), 15(4) SC ST जो है सो उनके लिए आपके, 15(6) तो सो आपके EWS के लिए लिखना 15(6), एक बार लिख लीजिए, लिखना 103वां 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019। मैंने कहा आपसे 15(1) के अपवाद ही लिखे हुए हैं, ठीक है। 15(3) में, 4 में, 5 में, 6 में एक का ही अपवाद है, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आपके आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, EWS के लिए 10% आरक्षण, आपके 10% जो आरक्षण है वो उपलब्ध कराएगा सरकार, उपलब्ध होगा। अपवाद उसको हो गया ना, राज्य भेदभाव नहीं करेगा कास्ट के आधार पर, लिख कर दिया हमने कि राज्य रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस के आधार पर बयान है। लेकिन दोस्तों यहां मैंने कहा अपवाद है आपके, सेक्स का अपवाद 15(3) दोस्तों हो गया, आपके कास्ट का अपवाद आपके सामने है। इकोनॉमिकल तो पूछा आपसे, इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं आपके, उनके लिए जो शैक्षणिक संस्थान आपके, जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वहां दोस्तों आपके, वहां पर आपके 15(6) आर्टिकल जो उसमें लिखा हुआ है, उनके लिए सीट जो है वो 10% रिजर्वेशन उनके लिए होने वाला है। ये आपके आर्टिकल नंबर 15(6) में लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल तो आपके सामने है। आर्टिकल 15(6) ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 15(1) राज्य 5 आधार आपके, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और आपके कौन सा आपके वंश, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और आपके बर्थ प्लेस, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 15(1) के अंदर। 15(3) दोस्तों मैंने कहा आपसे महिलाओं और बच्चों के लिए कर सकता है, 15(3) हो गया, ठीक है। 15(6) मैंने कहा EWS के लिए कर सकता है, ये आर्टिकल नंबर 15(6) हो गया है। 103वां अमेंडमेंट हो गया है, ये आपको 10% आरक्षण जो है इसमें उपलब्ध होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये 15(6) हो गया, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 16, अब लिखिएगा आर्टिकल नंबर 16 आपके सामने, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 15 के ऊपर एक फिल्म आई हुई है, ठीक है। फिल्म का नाम भी आर्टिकल 15 है, आयुष्मान खुराना की फिल्म है, देखना आप। आर्टिकल 15 के ऊपर पूरी फिल्म है, आयुष्मान खुराना फिल्म के अंदर आपके, पूरी फिल्म का नाम आर्टिकल 15 ही है ना, पूरी फिल्म है, ठीक है। आर्टिकल 16 मैंने कहा आपसे, आर्टिकल 15 में 5 दोस्तों के यहाँ 5 आपके आधार थे आर्टिकल 15 के अंदर, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो आर्टिकल केवल और केवल आपके शैक्षणिक संस्थानों में एंट्री के लिए था। मैंने लिखा ना आर्टिकल 15 जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनमें से एंट्री के लिए, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण के लिए, लोक नियोजन में समान अवसर। लिखिएगा आप सब जैसे जो आरक्षण बोलते हो यही वाला है, ठीक है। लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो लोक नियोजन है इसमें समान अवसर जो है वो हर किसी को उपलब्ध होंगे, ऐसा आर्टिकल 16 बोलता है। पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें समान दोस्तों आपके अवसर जो है वो हर किसी के लिए उपलब्ध होंगे, ऐसा आर्टिकल 16 बोलता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपके जो आधार आपके वो 7 आधार, लेकिन यहाँ दोस्तों आधार यहाँ अगर उसको पूछूं आपसे, आधार पूछे आपसे जिनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, मैंने कहा आर्टिकल 15, 16, 19 दोस्तों किसके लिए? इंडियंस के लिए, भारतीय नागरिक के लिए,
इंडियंस के लिए 15, 16, 19, 29, 30 ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा दोस्तों आधार राज्य इंडियंस के साथ में 7 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 1 + 6 क्या हो गया? 1 + 6 हो गया 7, ठीक है। 1 + 6 7 हो गया है। अब वो 7 आधार कौन कौन से हैं? तो आपके वो 7 जो आधार पूछूं आपसे कौन कौन सा है, वो है धर्म, 5 तो वही है, धर्म है, जाति तो धर्म है, जाति है, और आपके धर्म जाति वंश हो गया, वंश हो गया है, और आपके धर्म जाति वंश लिंग हो गया, लिंग, जन्म स्थान 5 तो वही है पहले वाली, रिलीजियस, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, और आपके प्लेस ऑफ बर्थ जो है, बर्थ प्लेस जो है, ये 5 आधार पहले से, ठीक है। तो रिलीजियस, कास्ट, रेस, सेक्स और आपके बर्थ ऑफ प्लेस, ये पहले से 5 आधार जो आर्टिकल 15 में है। बाकी दोस्तों 2 और नए आधार जो छापना सो, धर्म जाति वंश लिंग जन्म स्थान, लिखिए निवास, रेजिडेंस, निवास, रेजिडेंस, और उद्गम, ओरिजिन, और उद्गम, ओरिजिन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये 7 एग्जाम वाला आपसे आधार ही पूछता है, और आप कंफ्यूज रहते हो कि 15 में 5 थे या 16 में 7 थे, तो 16 में 7 है, 1 + 6 7 होंगे, ठीक है। 1 + 6 7 होंगे। धर्म जाति वंश लिंग जन्म स्थान निवास और उद्गम के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये बात जो है वो आर्टिकल 16(2) के अंदर लिखी है। आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नौकरी में समान अवसर हर किसी को मिलेंगे। ये आर्टिकल 16 का पार्ट 1 बोलता, सुन लो, आर्टिकल 16 का पार्ट 1 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है सो बोलता है नौकरी में हर किसी को समान अवसर मिलेंगे, ऐसा दोस्तों बोलता है। सो मैंने कहा आर्टिकल 15(1), उसके अब बाद आगे लिखे हुए थे 15(3) में, 15(4) में, आपके 5 में, 6 में, यहां भी दोस्तों वही होने वाला है। 16(1) में लिखा हुआ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी को नौकरी में समान अवसर मिलने वाले हैं, ऐसा 16(1) में लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों लिखा हुआ है कि ये आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16(2) में लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों आगे दोस्तों देखना, यहां लिखा हुआ है कि निवास के आधार पर, यहां क्या है, आधार आपके रेजिडेंस, 16(3) सुनना, 16(3) आपके उसमें लिखा हुआ है कि राज्य अगर चाहे तो, राज्य अगर चाहे तो अपने दोस्तों जो भर्ती है उसमें राज्य में निवास की बाध्यता रख सकता है। आर्टिकल 16(3) सुन रहे हो दोस्तों, राज्य दोस्तों अगर चाहे तो, मैंने कहा ना 16(1), 16(2) में जो लिखा है उसके अपवाद आ गए, ठीक है। राज्य दोस्तों अगर चाहे तो, लिखिए लिखा हुआ दोस्तों आपके, लिखा हुआ है किसमें, 16(3) में, ठीक है। 16(3) आज जो फाइल मिलेगी ना आपको रंग बिरंगी मिलेगी, आपके व्हाइट भी पेज है, आपके ब्लैक भी पेज है, और ग्रीन भी पेज है, ठीक है। ग्रीन कर दूं पेज, ग्रीन अच्छा लग रहा है ना, लिखिए बैकग्राउंड ग्रीन, ओके, जादू है ये। लिखना आर्टिकल 16(3), यहां तो लिखा हुआ है कि राज्य अपने यहां की भर्तियों में निवास की शर्त, निवास रेजिडेंस की शर्त जो है वो लगा सकता है। बाकी दोस्तों आपने सुना आर्टिकल 16(2) में लिखा हुआ है कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16(2) में लिख के दिया है रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पर दोस्तों आर्टिकल 16(3) आपके सामने, राज्य अपने यहां भर्तियों में निवास की शर्त जो है वो उसको लगा सकता है, ये आर्टिकल 16(3) में लिख दिया आपके सामने, ये आपके सामने ऑप्शन है। अब आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 16(4), सबसे ज्यादा समस्या दोस्तों जो आप आरक्षण से बोलते हो जिसको रिजर्वेशन, वो है आर्टिकल नंबर 16(4). पहले सुनिएगा दोस्तों आराम से। बाकी दोस्तों मैं जानता हूं कि आधे लोग ऐसे होंगे, अगर दोस्तों इस क्लास को देखने वाले 3 लाख लोग हैं तो उसमें से 1.5 लाख ऐसे होंगे जो मेरी बात को सही मानेंगे, और 1.5 लाख वो होंगे जिनको मैं कितना भी समझा दूं वो मेरी बात को गलत ही मानेंगे, ठीक है। जिसको उसका फायदा मिल रहा है, अगर मैं बोलूंगा आरक्षण गलत है, जिसको फायदा मिल रहा है वो बोलेगा बेवकूफ है मास्टर, जिसको फायदा नहीं मिल रहा है वो बोलेगा ठीक है।
मैं संतुष्ट आपको नहीं कर पाऊंगा इस पॉइंट पे। मैं अपना मत आपके सामने रखने वाला हूं कि रिजर्वेशन जो है उसका भारत के संविधान में क्यों दिया गया था, वो आपके सामने वो मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी संतुष्ट तो नहीं कर पाऊंगा, तय है। ठीक है, सुनिएगा। मैंने कहा आर्टिकल 16(4)। आर्टिकल 16(4) जो है, मैंने कहा आपसे, अगर दोस्तों पूछे आपसे कि सरकारी नौकरी जो है, सरकारी नौकरी में आरक्षण, सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है वो कौन से अनुच्छेद में आपके, वो आर्टिकल नंबर 16(4) है। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, ये आपके आर्टिकल नंबर 16(4) में लिखा हुआ है। अब दोस्तों मैं आपके सामने आर्टिकल जो 16(4) उसमें क्या लैंग्वेज लिखी हुई है वो पढ़ के सुना रहा हूं, देखना आपको। आर्टिकल 16(4) आपके सामने देखिएगा। आर्टिकल 16(4) में, आर्टिकल 16(4) में यह बताया गया है कि सरकार समाज के पिछड़े लोगों, सरकार समाज के पिछड़े लोगों के लिए, सरकार समाज के पिछड़े लोगों तथा जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधि, जिनका सरकारी नौकरी में एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिनका सरकारी नौकरी में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा, राज्य कर सकेगा, राज्य कर सकेगा। दोस्तों किसके लिए प्रावधान? जिनका दोस्तों आपके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है उनके लिए कर पाएगा। तो सरकारी नौकरी में आपके आरक्षण मिल सकता है, बिल्कुल सब मिल सकता है। आपके आधार आधार के लिए आपके आधार आपके जो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आपके, ये आधार हो गया इसका, आधार आपके। और जो पिछड़े जो आपके समुदाय, आपके जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े जो लोग हैं, उनके लिए जो है वो आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरी के अंदर। ऐसा आर्टिकल नंबर 16(4) में लिखा हुआ है। जिनका भी रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है, पिछड़े वो लोग हैं, उनके लिए जो है रिजर्वेशन वो है स्टार्ट हुआ था आर्टिकल 16(4) के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुनिए दोस्तों मेरी बात को। अब देखना आर्टिकल 16(4) में ये सारी बातें जो है लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिएगा, पेज ले लूं आगे, और व्हाइट ब्लैक आ गया अपने आप ही। देखिए आरक्षण, रिजर्वेशन। देखो दोस्तों, भेदभाव जो है वो दो टाइप का होता है। भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेशन जो है तो दो टाइप का होता है। डिस्क्रिमिनेशन ये दो टाइप का है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक होता है आपके नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। नकारात्मक और सकारात्मक दो टाइप का होता है आपके। एक होता है नेगेटिव। हाँ, आराम से सुनो मेरी बात को। मैं आपसे पूछ नहीं रहा कि ठीक है गलत है, मैं नहीं पूछ रहा आपसे। सुप्रीम कोर्ट तो बैठा हुआ है गलत ठीक के लिए, आप क्यों चिंता ले रहे हो? आप तो मेरी बात सुनते जाओ। ठीक है, मैंने कहा आपसे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दो टाइप का है, भेदभाव दो टाइप का आपके। एक तो है नेगेटिव दोस्तों आपके, एक है पॉजिटिव आपके। दो टाइप का भेदभाव है। मतलब दोस्तों भेदभाव नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अगर दोस्तों आपने सोचिएगा, आप आंसर देना कि कौन सा भाग होगा इनमें से। कोई समुदाय बहुत तो पीछे है, हमारे बहुत पीछे है, और कोई समुदाय तो मान लो कोई वर्ग जो है बहुत आगे आपके, कोई वर्ग आगे है, कोई वर्ग बहुत पीछे है दोस्तों आपके। हमने रसगुल्ला जो पीछे जो वर्ग है उसका हाथ पकड़ा, उसको हाथ पकड़ के हमने आगे लेकर आ गए आपके, और हमने छोड़ दिया दोस्तों वहां पर। अब हमने बोला कि आप साथ साथ दौड़िएगा। ये दोस्तों है पॉजिटिव आपके, सकारात्मक। किसी का हाथ पकड़कर उसको आगे लेकर आना, उसको बराबर से बराबर की लाइन में लेकर आना, वो होता है आपके पॉजिटिव वाला। और यही दोस्तों आरक्षण है। कभी दोस्तों आपसे पूछे ना कि आरक्षण जो है, पूछो आपसे आरक्षण जो है वो रिजर्वेशन, अगर कभी सवाल से पूछूं आपसे कि सर रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन जो है वो कौन सा वाला है आपके सो, वो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आपके, सकारात्मक भेदभाव। कौन सा है? तो वो है सकारात्मक भेदभाव। जो लोग पीछे रह गए, जो लोग पीछे रह गए उन्हें आगे लेकर आना। ठीक है, उन्हें आगे लेकर आना। जो लोग पीछे रह गए उन्हें आगे लेकर आना, ये होता है आपके सकारात्मक भेदभाव। सुनना, मैंने कहा दोस्तों आपके जो पीछे रह गए उसका हमने हाथ पकड़ा, उसको आगे लेकर आ गए। अब दोस्तों सेकंड कंडीशन आपके, सेकंड कंडीशन आपके ए वाले आगे हैं,
सो बी वाले पीछे हैं। मान लो ए वाले आगे हैं, सो बी वाले पीछे हैं। मैंने कहा कि सो बी वालों का हाथ नहीं पकड़ूंगा, सो ए वालों को रोक दूंगा। मैंने कहा सो ए वालों को रोक दूंगा, अपने आप दोस्तों बी वाले आगे आ जाएंगे। सुन रहे हो? एक तो मैंने इसका हाथ पकड़ा, इसको मैं यहां पर लेकर आ गया। एक कंडीशन तो ये होने वाली है। एक कंडीशन दोस्तों आपकी ये होगी आपके कि मैंने कहा कि ये तो आगे नहीं आ पाएंगे, सो ये तो आपके इनको आगे नहीं लाऊंगा मैं इसके आगे जो है वो इसको रोक दूंगा मैं, अपने आप जो है ये आगे पहुंच जाएगा। ये कौन सा? तो ये आपके होता है आपके नकारात्मक भेदभाव से सामने। ये है रसगुल्ला नकारात्मक भेदभाव, कि मैं इसको दोस्तों आगे नहीं ला रहा पकड़ करके, मैं इसको रोक रहा हूं। अगर दोस्तों ये होता है तो गलत है, अगर दोस्तों ये होता है तो गलत है आपके। लेकिन दोस्तों अगर ये होता है कि मैं इस वाले को पकड़ करके आगे लेकर आ गया हूं, अब दोस्तों साथ में दौड़ रहे हैं ये लोग जो है, ये होता है तो ये ठीक है। मुझे पता है कि मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा आपको, मैं जानता हूं, पर जिसको कर पाया बड़ी अच्छी बात है। कि अगर तो सवाल पूछे आपसे कि रिजर्वेशन जो है वो कौन सा है आपके, वो सकारात्मक से भेदभाव आपके, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो आरक्षण जो है। देखिए एक एग्जांपल और आपके सामने देखिएगा। बास्केटबॉल आपने खूब खेला होगा, बास्केटबॉल नहीं खेला तो खूब देखा उसको। बास्केटबॉल, उसमें यहां दोस्तों आपके गोल पोस्ट होता है, यहां दोस्तों गोल पोस्ट है, यहां भी दोस्तों गोल पोस्ट है आपके। इस टीम को यहां पर गोल करना सो और इस टीम को यहां पोस्ट करना है, इस प्रकार खेल होता है जानते हो। अब देखिए दो टीम है आपके। ए टीम का खिलाड़ी जो आपके सामने, एक टीम का खिलाड़ी जो है उसकी हाइट है 6 फीट, ठीक है, उसकी हाइट है 6 फीट, एक टीम का खिलाड़ी आपके सामने। और सो एक टीम जो है आपके, उसकी जो हाइट है वो है 3 फीट। लेकिन दोस्तों जो गोल पोस्ट है आपके, जो गोल पोस्ट है इनकी जो ऊंचाई है वो फिक्स है आपके, वो है मान लेते हैं आपके, इसकी ऊंचाई फिक्स है आपके 9 फीट। कितनी है? 9 फीट, ठीक है। यहां भी 9 फीट है, तो यहां भी 9 फीट है। अब देखिए आपके सामने दो कंडीशन है। मैंने कहा एक टीम है जिसके खिलाड़ी जो है चीन वाले, छोटे छोटे वाले, तो आपके 3 फीट वाले हैं। सो एक है आपके अफ्रीका वाले, सो लंबे लंबे खिलाड़ी हैं। दोनों गोल पोस्ट जो है समान दोस्तों आपके ऊंचाई पर हैं। ये सो भेदभाव होगा, वो होगा नकारात्मक सो भेदभाव आपके। ये सो डिस्क्रिमिनेशन जो आपके उस नेगेटिव आपके, ये सो कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों, ये कर ही नहीं पाएगा। ये कहां दोस्तों 3 फीट का दोस्तों आपके, ये 9 फीट ऊपर दोस्तों कैसे बॉल फेंक पाएगा? ये आराम से कर देगा। अगर दोस्तों सुनना दोस्तों, अगर दोस्तों मैंने कहा कि सो इसकी जो ऊंचाई है उसको हमने, इसकी जो ऊंचाई उसको हमने क्या कर दिया, सो इसको हमने कर दिया है 6 फीट, ठीक है, इसको हमने कर दिया 6 फीट। तो ये हो गया है सकारात्मक भेदभाव। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आपके सामने ये होगा सकारात्मक भेदभाव, कि सो हमने इन दोनों को देखा, दोनों असमान स्थिति के अंदर है, तो हमने जो गोल पोस्ट है उसकी ऊंचाई कम कर दी हमने इसके अनुसार जो है। और ये होगा आपके सामने रिजर्वेशन दोस्तों आपकी, ये होने वाला, यही है रिजर्वेशन। अगर आप समझ पाए तो बड़ी अच्छी बात, यही है रिजर्वेशन। अब दोस्तों जिसको मिल रहा है उसे खुशी होगी, जिसको नहीं मिल रहा है उसको दुख होगा। यही रिजर्वेशन की मूल समस्या क्या है, यही है दोस्तों आपके दोनों पॉइंट, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा आपसे कि जो सरकारी नौकरी है उसमें रिजर्वेशन उपलब्ध होगा, ऐसा मैंने कहा दोस्तों आपके। और उसका आधार क्या होगा वो भी संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। नोट लिखना, लिखिए एससी एसटी समुदाय के लिए, एससी एसटी समुदाय के लिए संविधान लागू होने की तारीख से, संविधान लागू होने की तारीख से ही आरक्षण प्राप्त था। ये समझ आया आपको? ये समझ आया आपको मैं क्या समझा रहा हूं आपको? कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है सो क्या होता है, वो एग्जाम्पल आपके सामने है। माना सरल एग्जाम्पल है पर समझने के लिए सो बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। यही आरक्षण है कि दूसरे वाले को पकड़ करके आप बराबर ले आओ फिर खेल खेलो, वो होता है रिजर्वेशन आरक्षण। ये आपके सामने मुद्दा है, ठीक है। हाँ आप दोस्तों इस बात से
मेरी कास्ट का अंदाज मत लगाइए कि मेरी कास्ट क्या होगी दोस्तों। मेरी कास्ट कुमार गौरव है। आपसे कभी भी आप नाम सुनोगे तो मेरा नाम कुमार गौरव सुनोगे, मैंने कास्ट लिखी नहीं रखी, ठीक है, कि मेरी कास्ट क्या है, ठीक है। तो मैं तो इंडियन हूं, है ना, बस इतनी सी कास्ट है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा आपसे एसटी जो SC ST जो है इनको दोस्तों जो रिजर्वेशन आपके, केवल 10 मिनट और सुन लीजिए, मैं कुछ आयोग लिखा रहा हूं आपको फिर छोड़ दूंगा, ठीक है। मैंने कहा SC ST को रिजर्वेशन जो है वो संविधान लागू होने की तारीख से ही आरक्षण उनको मिला हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिला हुआ था, ठीक है। SC के लिए 15% था आपके, और ST के लिए 7.5% जो है, इतना रिजर्वेशन आपके संविधान जिस दिन बना आपके उस दिन से रिजर्वेशन इनके पास में, ठीक है। तो SC के लिए 15% है, सो ST के लिए 7.5% जो है इतना रिजर्वेशन है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 340 लिखना, आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 में क्या हो गया, चल क्यों नहीं था, आर्टिकल 340 में ये भी बोल रहा छोड़ दे ये भी तुम्हारे साथ में, ठीक है। आर्टिकल 340 आपके राष्ट्रपति 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 पिछड़े वर्ग के अध्ययन के लिए, पिछड़े वर्ग के अध्ययन के लिए आयोग बनाएगा, संविधान में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति अगर तो चाहे तो आपके कि कोई समुदाय वो बैकवर्ड है या नहीं है, इसकी जांच के लिए आयोग जो बनाएगा वो राष्ट्रपति बनाने वाला है, आर्टिकल 340 से बनाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ आपके कि ओबीसी है आपके इसका जो पिछड़ापन है इसकी जांच के लिए आयोग की मांग होती है, ठीक है। ओबीसी जो समुदाय, ओबीसी को आरक्षण कैसे मिला वो बताऊं, ठीक है। ओबीसी समुदाय जो उसने बोला कि हम पिछड़े हैं, सो इसकी जांच के लिए आपके आयोग की मांग होती है, और राष्ट्रपति साहब आपके आयोग बनाते हैं। पहला आयोग लिखना, पहला आयोग बनता फर्स्ट जो आयोग है वो बनता है 1953 बनता है, लिखना बाबा कालेकर काका कालेकर आयोग, काका कालेकर जो आयोग है वो आपके सामने फर्स्ट आयोग बना। कब दोस्तों बना, आपके 53 में बनता है फर्स्ट दोस्तों आयोग बनता है, जिसका नाम है काका कालेकर आयोग। कुछ नहीं किया इसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट दे दी 1955 में, कुछ फायदा नहीं हुआ इस रिपोर्ट से आपके सामने। फिर दोस्तों सेकंड आयोग बनता है, लिखना आपके सेकंड आयोग बनता है, ये दोस्तों बड़ा सा महत्वपूर्ण आयोग, लिखना आपके सेकंड दोस्तों आयोग आता है आपके, ये बनता है 1978 में। इसे बोलते हैं बीपी मंडल आयोग। सो मंडल का कमंडल, बीपी मंडल आयोग लिखिएगा, बीपी मंडल आयोग जो है वो बन गया आपके सामने। ये जो सेकंड आयोग है बीपी मंडल जो है इनकी अध्यक्षता में आयोग बनता है, बीपी मंडल आयोग, ठीक है। कब बनता है, 1978 में बना। इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो 1980 में अपनी जो रिपोर्ट है वो इसने पेश कर दी। तो पहला आयोग बनता है कालेकर साहब जी के अध्यक्षता में, आपके कुछ नहीं हुआ इस रिपोर्ट में। आपके सेकंड आयोग बना आपके 78, आपके मोरारजी देसाई सरकार बनाते हैं, आपके पीएम बनते हैं, और सरकार बनता है बीपी मंडल आयोग बना आपके 78 के अंदर। 80 में दोस्तों रिपोर्ट अपनी इसने पेश कर दी, लेकिन दोस्तों इसकी रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी सरकार के अंदर थी, कुछ नहीं हुआ। राजीव गांधी आए, कुछ नहीं हुआ। आपके राजीव गांधी की डेथ होती है आपके, और आपके जो बहुत सारे गठबंधन सरकार बनती है, आपके अलायंस जो है उसकी गवर्नमेंट बनती है, नरसिम्हा राव पीएम बनते हैं, अलायंस की गवर्नमेंट बनती है, और वापस आपके ओबीसी का जो आरक्षण है वो मुद्दा वापस पकड़ता है आपके। और फिर दोस्तों 1980 की रिपोर्ट थी, मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 की है। 1990 में आपकी क्या हुआ, 1990 में, मैं छोटा कर रहा हूं इसको, ठीक है, 1990 में लिखना आपके 1990 दोस्तों आपके जो बीपी सिंह सरकार, आपके बीपी सिंह, आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह जो सरकार बनी थी आपके, इसमें दोस्तों इन्होंने कहा कि एससी के लिए 15% दिया हुआ है, एसटी के लिए 7.5% दिया हुआ है, ओबीसी के लिए 27% दे दीजिए, ओबीसी के लिए
27% आरक्षण जो है, पूछो दोस्तों आपसे मांग करने वाला कौन था आपके, वो थे बीपी मंडल आयोग करने वाले सबके। 78 में बनता है, 80 में रिपोर्ट देता है, 1990 में बीपी सिंह सरकार आती है। उसमें कहा गया कि एससी के लिए 15% पहले से फिक्स है, एसटी के लिए 7.5% पहले से फिक्स है आपके, सो ओबीसी के लिए कितना होगा 27% होगा, ये इसमें बोला गया। तो 22, 15%, 7.5% और आपके 27%, कुल आपके 49.5% जो है इतना आरक्षण हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों आपके बीपी मंडल आयोग आपकी रिपोर्ट जो है उसके सामने ये रिपोर्ट थी। फिर दोस्तों ये मामला आपके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामला है आपके ओबीसी रिजर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट से पहुंच गया आपके। एक दोस्तों महिला थी, इसका नाम इंदिरा साहनी था आपके, वो सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गई इस मामले को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लास्ट 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये मामला कहा, मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। मामला कहा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इंदिरा साहनी, ठीक है, इंदिरा साहनी जो महिला है वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इंदिरा साहनी केस ये हुआ था 1992 में। लैंडमार्क डिसीजन आपके रिजर्वेशन के अंदर ये निर्णय अति महत्वपूर्ण है। इंदिरा साहनी केस 1992 का केस था आपके, सुप्रीम कोर्ट से मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 पॉइंट आपके कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन आपके ठीक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण है उसकी सीमा जो है, सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी। लेकिन विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में अधिक हो भी सकती है, विशेष परिस्थिति में संभव है। रिजर्वेशन 50% होगा मैक्सिमम, लेकिन दोस्तों कोई ऐसी कंडीशन आती है कि उसमें अधिक भी करना पड़े, संभव है, कर सकते हैं। ये बात दोस्तों किसमें आपके इंदिरा साहनी केस में कह दी आपके सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने। ठीक है, तो विशेष परिस्थिति में संभव है, कर सकते हैं। और क्रीमी लेयर जो है आपके, तो क्रीमी लेयर जो है, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, पूरी कास्ट है, कोई पूरी कास्ट है, उसमें दोस्तों कुछ लोग दोस्तों ऐसे होंगे जो अमीर होंगे, उन्हें बोलते हैं क्रीमी लेयर। ठीक है, उस कास्ट का वो ऊपर वाला पाला था आपके क्रीमी लेयर जो होगा आपके, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये बात भी इसमें बोल दी गई आपके इंदिरा साहनी केस के अंदर। 1992 के अंदर 2 बातें बोली है, लिमिट 50% होने वाली है, अधिक भी हो सकती है विशेष कंडीशन में आपके, और क्रीमी लेयर जो आपके उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये बात भी इसमें बोल दी गई है। यहां दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आपके आर्टिकल 16(4) हमारा चल रहा है, उसमें बहुत सारी बातें मैंने बताई आपको कि 16(4) के अंदर मैंने देखो, मैं जानता हूं, ठीक है, मैं तो जानता हूं आपके सामने, देखो अधिकांश लोग मेरी बात मान लेंगे पर कुछ लोग नहीं मानेंगे, मैं मानता हूं। इसलिए दोस्तों आपके कभी भी आरक्षण टॉपिक को हम यूट्यूब पर पढ़ाते नहीं है। हमें पता है ना, जिसको फायदा मिल रहा है वो मना करेगा कि ये मास्टर खराब हो गया है, जिसको फायदा नहीं मिल रहा है वो बोलेगा ठीक बात है। कंडीशन बहुत बेकार है। ठीक है, देखिएगा सामने आपके सामने देखिएगा, ये सारी बातें बताई मैंने आपको। SC ST को संविधान जिस दिन लागू हुआ है उस तारीख से ये रिजर्वेशन मिला हुआ है, 15%, 7.5% मिला हुआ है आपके। आर्टिकल 340 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो चाहे तो आयोग बना लेगा। ओबीसी के लिए आयोग बनता है, फर्स्ट आयोग बनता है 53 के अंदर कालेकर आयोग, सेकंड बनता है 78 में बीपी मंडल आयोग, 80 में रिपोर्ट देता है, 90 में सरकार बनती है। SC 15%, ST 7.5% और ओबीसी 27% आरक्षण हो गया। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इंदिरा साहनी केस था, इसमें 2 बातें उन्होंने बोल दी है, ये आपके सामने सारी बातें मैंने बता दी। ठीक है, हाँ 15(6), 16(6) भी बताऊंगा ना, और पढ़ाऊं, मजा आएगा। ठीक है, अरे क्या करे भाई, और आगे पढ़ाता पर क्या करूं, समय खत्म हो गया है, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल 16(6) जो है। अब आप बोलोगे सर ठीक बात है आपने बोली, सोचना दोस्तों, आप सोचना कि सर आपने कहा कि SC को मिला 15%, कल जवाब दूंगा इसका। SC को मिला 15%, ST को मिला 7.5%, आपके OBC को मिला है 27%, हो गया है 49.5%। अब दोस्तों अभी हाल ही में जो EWS है उसको मिल गया है 10%,
तो ये हो चुका है 59.5%। और मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा लड़का, मैंने कहा रसगुल्ला कि आरक्षण जो है उसकी सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। यहां दोस्तों पहुंच चुकी है 59.5% पहुंच चुकी है। अब आप सोच कर आना कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों। कल बताऊंगा मैं आपको ऐसा क्यों हो गया है, ये कल बताएंगे आपको इसके बारे में। बाकी ध्यान रखना, कल की छुट्टी नहीं है, कल की छुट्टी नहीं है, ठीक है। कल क्लास होगी, परसों की छुट्टी है आपकी, 31 की छुट्टी है, कल की छुट्टी नहीं है, कल क्लास होगी, है ना, कल क्लास होगी, लिख लो, कल क्लास होगी, कल की छुट्टी नहीं है। थप्पड़ मारू फेंक के, छुट्टी कर ली तुमने, है ना। कल क्लास होगी, परसों की छुट्टी है आपकी, है ना। प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान, बनी हुई है प्लेलिस्ट। सर कोर्स दिल्ली पुलिस से पहले करा दोगे क्या? देखिए भाई, कोर्स खत्म होगा दिसंबर को, है ना, झूठ नहीं बोलूंगा मैंने 5 महीने बोला था आपसे, 5 महीने चलेगा कोर्स आपका, दिसंबर में समाप्त होगा कोर्स। कोई झूठ वाली बात नहीं है ना इसमें, 5 महीने चलेगा कोर्स, पूरा 5 महीने पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। पैसा लिया है यार आपसे, मजाक थोड़ी है कोई, पूरा 5 महीने पढ़ाऊंगा ना। अरे विशेष परिस्थिति तो है ही, तुम ये बताओ कि विशेष कैसे है, गजब आदमी है यार तुम। विशेष तो है ही, विशेष कैसे ये बताओ। तो कल सुबह 6 बजे मिलेगी, है ना, कल सुबह 6 बजे वाली क्लास होगी, होगी होगी, शाम वाली क्लास भी होगी, परसों की छुट्टी रहेगी, 31 तारीख का ऑफ रहेगा, 30 की सारी क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है, सारी क्लास होंगी। कल एक आरएस वालों के लिए, आरएस वालों के लिए कल शाम को 8 बजे जो है एक क्लास मैंने रखी है कि अंतिम माह में क्या करें, अंतिम जो माह चल रहा है आपका, सितंबर जो माह है, उसमें क्या करें, वो मैंने क्लास जो है वो कल 8 बजे रखी, यूट्यूब के ऊपर क्लास है, वहां मुलाकात आपसे होने वाली है। चलो ठीक है ना। तुम्हारे बहुत विचार, खतरनाक विचार है तुम्हारे भाई साहब, सरकार को बुलाना चाहिए एक दिन। सर किसी और राज्य की सिटीजनशिप के लिए कैसे अप्लाई करें? अरे यार, सिटीजनशिप एक ही राज्य की होती है, वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, सिटीजनशिप तो एक की है, ठीक है। बैकवर्ड क्लास को कितना मिला है? अरे ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी है दोस्तों वो, है ना। चलो मिलते हैं आपके, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। मुलाकात होगी कल आपसे सुबह 6 बजे, करंट अफेयर्स में मुलाकात आपसे होने वाली है। जय हिंद, ध्यान रखना अपना, ठीक है।